अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अदनान स्केरी स्टोरीज़। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे और ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों को पीछे बैकग्राउंड चेंज नज़र आ रहा होगा, ये सिर्फ बैकग्राउंड चेंज नहीं है, मेरा पूरा शहर ही चेंज है। मैं हाल ही में इस्लामाबाद आ गया हूँ, यहाँ मैंने पोस्टिंग ले ली क्योंकि यहाँ मेरे पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज़यीफ़ हो चुके हैं। उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। सब कुछ नया नया है यहाँ पर, नए लोग, नई जगह, तो थोड़ा सा दिल लगाने में टाइम लगेगा। यार ये भी सोचता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ही अपनी हॉरर स्टोरी फैमिली है, जहाँ भी जाएँ अपना ही घर है। तो दुआ कीजिएगा कि ये मेरा जो एक स्टेप है ये अल्लाह ताला मेरे हक में बेहतर करे। चलते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। टाइटल और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा स्टोरी किस बारे में। आज की पहली स्टोरी हमें कैसर ने सरगोदा से, दूसरी स्टोरी सैयद अली नकवी ने इस्लामाबाद से और तीसरी स्टोरी हमें मुस्कान ने भेजी है। तीनों स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरीज को लास्ट तक सुनिएगा। और दोस्तों काफ़ी लोग मुझे सुन रहे हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ये आपसे रिक्वेस्ट है, इसी से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास हिसार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती और अपनी बातें सुनने लगती। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम कैसर है और मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। मैं आपकी स्टोरीज बहुत शौक से सुनता हूँ और अपना एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो तकरीबन आज से 6-7 माह पहले मेरे साथ पेश आया था। सर्दियों के दिन थे, मैं नाइट शिफ्ट करने के लिए जाता था। मैं जिस आदमी के पास काम करता था उसकी 2 फैक्ट्रियाँ थीं। एक फैक्ट्री तो मेरे घर के करीब ही थी और दूसरी फैक्ट्री सरगोदा शहर में थी। वो शहर वाली फैक्ट्री में वर्कर्स की नाइट शिफ्ट नहीं लगवाता था, बल्कि जो फैक्ट्री हमारे घर के पास थी वहाँ पर नाइट शिफ्ट लगवाता था। तो मेरा एक दोस्त था जो शहर से आता था वहाँ पर नाइट शिफ्ट करने के लिए। तो जहाँ से उसने गुजर कर आना होता था वहाँ पर एक रोड ऐसा भी था, वो तकरीबन 15-20 मिनट लंबा रोड था, जिसके एक तरफ मुसलमानों का कब्रिस्तान था और दूसरी तरफ मसीहों का कब्रिस्तान था। वो काफ़ी लंबा रोड था और मेरा दोस्त वहाँ से पैदल चल कर आता था। तो सर्दियों के दिन थे, हम लोग नाइट शिफ्ट करते थे। सुबह 3-4 बजे हमारी नाइट शिफ्ट ख़त्म हो जाती थी तो हम अपने घर को चले जाते थे। तो एक दिन हुआ कुछ यूँ कि मेरा दोस्त नाइट शिफ्ट ख़त्म करके उसी रोड से वापस घर जा रहा था। और जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा धुंध होती है जो आसमान से ज़मीन पर उतरी होती है। तो बताता है कि उस रात इतनी ज़्यादा धुंध थी कि मुझे मेरा अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो उसी रोड पर थोड़ा सा आगे ही गया था कि उसे किसी चीज़ की स्मेल आने लगी। उसने कह दिया कि यार कितनी अजीब सी स्मेल आ रही है। तो कहता है कि बस ये कहने की देर थी कि थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई चीज़ मेरे आसपास चल रही है। मेरे पाँव बहुत ज़्यादा भारी हो गए, उससे चला ही ना जाए। वो मज़ीद थोड़ा सा आगे गया कि उसे लगा जैसे कोई मेरे सामने से गुजरा है। मैं अपने आगे पीछे देखता रहा लेकिन मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन मुझे मुसलसल ये महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज़ मेरे आसपास घूम रही है। और मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे चला हूँ कि किसी ने मेरे पीछे से वार किया है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई हथौड़ा या ईंट मेरे सर पर मारी हो और मैं उधर ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ से कोई गुजरा, उसने मुझे देखा और मुझे उठाया। उन्होंने मुझे वो रोड क्रॉस करवाया और मुझे होश दिलाई। तो जब मुझे होश आई तो मैंने उस बंदे को बताया कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। तो खैर 2-3 दिन तक मेरा दोस्त काम पर नहीं आया। तो तीसरे दिन मैंने इरादा किया कि मैं जाकर पूछूं तो सही कि क्या हुआ है, वो काम पर क्यों नहीं आ रहा। तो मैं तीमारदारी के लिए उसके घर गया तो उसने मुझे ये सारा वाक़या बताया। तो उसके घर वालों ने उस काम पर जाने से मना कर दिया कि अब तुम वहाँ पर काम नहीं करोगे। उसके घर वालों ने बताया कि 2-3 दिन तक तो उसका बुखार ही नहीं उतरा, उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी। तो यहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है। या तो मेरी किस्मत ख़राब थी या मेरे नसीब में लिखा हुआ था कि जिस फैक्ट्री में मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था कुदरती तौर पर उस फैक्ट्री का काम कम हो गया। तो हमारी मालिक ने कहा
जिसकी फैक्ट्रियाँ थी कि ये वाली फैक्ट्री बंद कर दो और जो फैक्ट्री शहर में है उसकी नाइट शिफ्ट शुरू करवा दो। उस फैक्ट्री में अब काम की ज़रूरत नहीं है, शहर वाली फैक्ट्री में काम की ज़रूरत है। तो मैं काफ़ी परेशान था क्योंकि मुझे भी उस रोड से गुजर कर शहर जाना होगा। तो उस बात को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था। ऊपर से सर्दियों के दिन थे। आपको पता है कि सर्दियों की रातें कितनी लंबी होती हैं और ऊपर से धुंध बहुत ज़्यादा होती है। तो रात का अंधेरा और सन्नाटा ही आदमी को परेशान कर देता है। तो खैर मैंने अल्लाह का नाम लिया और सोचा कि अब जाना तो पड़ेगा क्योंकि मैं काम नहीं छोड़ सकता था। खैर मैंने काम पर जाना शुरू किया। कुछ दिन तो ठीक गुजरे और फिर मेरे साथ भी यही सब हुआ। सुबह तकरीबन 3:30 बजे हमारी नाइट शिफ्ट ख़त्म हुई तो मैं वहाँ से अपनी साइकिल पर निकला क्योंकि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग से बिलोंग नहीं करता। मैं मेहनत मजदूरी करके खाने वाला आदमी हूँ और मेरे पास एक साइकिल ही है। तो वो भी सर्दियों की काली रात थी जब बहुत ज़्यादा धुंध छाई हुई थी। तो मैं अपनी साइकिल पर वापस आ रहा था। उस रोड से सुबह 3:30-4 बजे का टाइम था। उस टाइम रोड पर इतनी ट्रैफिक भी नहीं होती। सर्दियों में तो लोग वैसे ही बाहर नहीं निकलते। उस रोड पर होता भी अंधेरा है। मैं अभी थोड़ा सा आगे गया था कि अचानक मुझे भी बहुत अजीब सी स्मेल आने लगी, लेकिन मैंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। मुझे वो महसूस तो हुई लेकिन मैं बहुत खामोशी से आगे गुजर गया। तो मुझे किसी चीज़ की आवाज़ें आने लगी। मैं अभी भी आपको ये बात बता रहा हूँ तो मुझे वो रात का मंजर याद आ रहा है। तो मेरे दिल में खौफ आना शुरू हो गया कि कहीं मेरे साथ भी मेरे दोस्त वाला काम ना हो जाए। तो मैंने अपनी साइकिल को तेज़ चलाना शुरू किया, लेकिन मेरी किस्मत बहुत बुरी थी और मेरी साइकिल भी काफ़ी खस्ता हाल थी। तो जैसे ही साइकिल को तेज़ चलाने के लिए मैंने पैडल मारे तो वहीं पर साइकिल का चैन उतर गया। अब ना तो मैं आगे का रहा और ना ही पीछे का। ना ही मैं आगे जा सकता था और ना ही पीछे। इतने में वो चीज़ जो पहले आवाज़ें निकाल रही थी वो मेरे आसपास घूमने लगी। मुझे महसूस हो रहा था कि कोई चीज़ मेरे चारों तरफ घूम रही है। धुंध बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से मैं नहीं देख सकता था कि वो क्या चीज़ है, लेकिन मुझे मुसलसल महसूस हो रहा था क्योंकि उसके चलने की आवाज़ आ रही थी। खैर मुझे जो कुछ भी याद था और मुझे जितनी भी दुआएं आती थी मैंने सब पढ़ ली। तो उस रोड के कॉर्नर पर एक पेट्रोल पंप था। मैंने अपने आप को काबू करने की बहुत कोशिश की। मुझे खौफ तो बहुत महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जैसे ही अपना डर जाहिर करूंगा तो यहाँ जो भी मखलूक है ये मज़ीद मुझे डराएगी। तो अदनान भाई मैंने अपने डर पर काबू पाया और अपनी साइकिल को अपने साथ लेकर चलने लगा और साथ में जितनी भी दुआएं जितने भी वजीफे मुझे आते थे मैं सब पढ़ रहा था। मैं बस दिल में यही दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह मैं उस रोड के कॉर्नर तक पहुंच जाऊं जहां पर वो पेट्रोल पंप है। वहाँ पर कब्रिस्तान की हद ख़त्म होती है। और एक और बात जो मुसलसल मेरे दिल में आ रही थी कि अगर मैंने उनको देख लिया या मैंने उन पर जाहिर कर दिया कि ये मुझे नज़र आ रहे हैं तो शायद ये मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ जाएंगे और मुझ पर हावी होने की कोशिश करेंगे और मुझे हर टाइम नज़र आने लगे। मैं बस उसी बात से डर रहा था। तो बस मेरी कोशिश यही थी कि मैं किसी ना किसी तरह से रोड के कॉर्नर पहुंच जाऊं। वो रोड इतना ज़्यादा भी लंबा नहीं था। साइकिल पर 10 से 12 मिनट लगते थे और रोड को क्रॉस करने में भी। लेकिन उस टाइम उस चीज़ की मेरे इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा मूवमेंट थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रोड लंबा हो गया है या मेरे चलने में कमी आ गई है, कि वो रोड ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैं बहुत ही मुश्किल से उस रोड के कॉर्नर पर पहुंचा और जहाँ पर वो पेट्रोल पंप था मैंने वहाँ पर जाकर सांस ली क्योंकि उससे आगे आबादी शुरू हो जाती है। मैंने उनको बिल्कुल भी ये जाहिर नहीं करवाया कि वो मुझे नज़र आ रहे हैं या मुझे महसूस हो रहे हैं। अभी भी मैं उसी रोड पर गुजरता हूँ, लेकिन अब कभी भी मैं अकेला इस रोड से नहीं गुजरा। जब वो रोड बिल्कुल वीरान होता है तो मैं इंतज़ार कर लेता हूँ कि यहाँ से कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी वाला गुजरे तो मैं भी उसके पीछे पीछे यहाँ से गुजरूँ। तो मैं अकेला इस रोड पर नहीं जाता क्योंकि मैं अभी भी वहाँ पर नाइट शिफ्ट करता हूँ। तो ये मेरी और मेरे दोस्त की एक छोटी सी कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ।
मेरा नाम सैयद अली नकवी है और मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। पहले तो ये बताता चलूँ कि मुझे आपकी नरेशन बहुत पसंद है और मैं बहुत शौक़ से आपकी नरेट की हुई स्टोरी सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। मेरी बचपन से ही दिलचस्पी ना दिखने वाली मखलूक में बहुत ही ज़्यादा। मैं डरते या ना डरते हुए भी ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ। इसीलिए शायद मेरे साथ बहुत से वाक़यात भी पेश आए। ये बात आज से 5 साल पुरानी है, जब मैंने अपना इंटर पास किया था और जॉब शुरू की थी। एक रात जब मैं ड्यूटी से वापस घर आ रहा था, सर्दियाँ थीं और सुबह के 4 बजे का वक्त था। रास्ते में एक खाली मैदान पड़ता था जहाँ दिन के वक्त लोग क्रिकेट मैच खेला करते थे। मैं पैदल था और मैंने देखा कि सामने एक शख्स जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी थी और बहुत ही अजीब तरीके से वो शख्स मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ देख रहा था। हैरत की बात यह थी कि पहले वहाँ कोई नहीं था और पलक झपकते ही वो शख्स मेरे सामने खड़ा था। मेरे पाँव वहीं जम गए। मैं डर के उस शख्स को देख रहा था और वो मुझसे चंद कदमों के फासले पर था। उसने अपनी गर्दन से इशारा करके मुझे अपने पास आने का इशारा किया। उसका हुलिया बेहद डरावना था। अचानक मेरे पैरों में जान सी आ गई और मैं पीछे की तरफ भागा, लेकिन वो शख्स ठीक मेरे पीछे भागता हुआ महसूस हो रहा था। यहाँ तक कि उसकी खौफनाक सांस लेने की आवाज़ तक मेरे कानों में पड़ रही थी। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और भागता रहा। वो शख्स बहुत ज़ोर से चिल्लाया, इधर आओ। और वो आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि वो सुनते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं घर पर था। घर वालों ने बताया कि मैं सड़क पर ही बेहोश पड़ा था और मेरे मोहल्ले वालों ने मुझे घर तक पहुंचा दिया। वो जगह मेरे घर से कुछ दूरी के फासले पर ही थी और यहाँ के तकरीबन तमाम लोग मुझे जानते हैं क्योंकि हम यहाँ के मकामी हैं। मैंने घर वालों को तमाम किस्सा सुनाया। घर वालों को लगा कि कॉल सेंटर और नाइट ड्यूटी करते करते जहन थक गया होगा और तुम्हें वहम हुआ होगा, लेकिन मैं शदीद बीमार हो गया था। कुछ दिन घर में आराम किया और अब मुझे भी लगने लगा ये मेरा वहम था। जब मेरी तबीयत बेहतर हुई तो मैंने वापस जॉब पर जाना शुरू किया। मेरा एक दोस्त जिसका नाम सईद था, उसने ही हाल ही में मेरे ही ऑफिस में ज्वाइनिंग दी थी। मेरे लिए आसानी हो गई कि अब हम दोनों लेट नाइट एक साथ आएंगे तो ना चोरी का मसला होगा और ना वहम होगा। कुछ दिन तो मामूल के मुताबिक गुजर गए, लेकिन फिर एक दिन हम ऑफिस से घर कुछ जल्दी ही आ रहे थे। मेरी तबीयत ख़राब थी तो हम हाफ शिफ्ट करके ही आ रहे थे। मेरा दोस्त बाइक चला रहा था। शायद ठंड थी तो बाइक बहुत आराम से चला रहा था। अचानक मैं देखता हूँ कि रोड की साइड पर वही शख्स खड़ा मुस्कुरा रहा और इस बार उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। बाइक गुजर गई और मैंने सोचा कि मेरा वहम होगा, लेकिन फिर कुछ ही दूरी के फासले पर वही शख्स एक बार फिर नजर आया और वो मुझे देख रहा था। मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मेरी ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था कि मैं अपने दोस्त को कह सकूं कि बाइक तेज़ चलाओ। वो शख्स घर तक पहुंचते पहुंचते मुझे 7 से 8 बार नज़र आया और मैंने फिर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और घर आते ही मैं सो गया। शाम को उठकर मैंने सोचा कि हो ना हो ये फिर मेरा वहम ही था। मैं अपने दोस्त के घर गया जॉब पर जाने के लिए, तो पता चला कि वो शदीद बीमार है। मैं उसके घर गया तो उससे मिला। उसने मुझसे पूछा कि तुम ठीक हो ना? मैंने कहा हाँ। ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो वो बोला कि कल रात मुझे एक शख्स जिसकी आंखें लाल और बड़ी बड़ी थी और खौफनाक शक्ल और मुस्कुराता हुआ वो शख्स 7 से 8 बार सड़क किनारे दिखा। मैंने तुम्हें बताया नहीं कि कहीं तुम ना डर जाओ। और कलाम पढ़ता पढ़ता घर पहुंचा। उसका यह बताना था कि मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन हो गया कि ये मेरे वहम नहीं है। मैंने भी छुट्टी कर ली और काम पर नहीं गया। मैं अपने घर आया और सोफे पर लेट गया। मैं रात को टीवी लाउंज के सोफे पर लेटा लेटा ही सो गया। हमारे टीवी लाउंज से सीढ़ियाँ ऊपर छत की तरफ जाती हैं। मेरी आंखें बंद थीं लेकिन दिमाग जाग रहा था। मुझे आवाज़ आई जैसे कोई भागकर सीढ़ियों से नीचे उतरा। मेरी कमर पर किसी चीज़ ने थप्पड़ मारा और वो थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि मेरा पूरा जिस्म जाम हो गया और बहुत खौफनाक आवाज़ में कोई हंसा और वापस भागकर सीढ़ियों पर चलने की आवाज़ आई। मेरे जिस्म में एक झटका सा लगा जैसे किसी ने मुझे छोड़ा हो। मैं भागकर सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ा तो देखा कि ममटी के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी है। मैं वापस नीचे आया और जाकर अपने घर वालों को जगाया और सब बताया।
मेरे घर वालों ने मुझे समझाया कि वो कोई बुरा ख्वाब होगा, तुम डरो मत। मैंने अपनी शर्ट उतारी तो मेरी कमर पर पूरे हाथ का निशान था। अब घर वाले भी समझ गए कि ये वहम नहीं, वाकई में ही कोई मसला है। मेरे मामू जो कि बहुत नेक, नमाजी और परहेजगार शख्स हैं, इन्होंने बहुत से लोगों का जन्नत का साया दूर किया। मेरी वालदा ने इनसे सारा मसला शेयर किया। मामू ने कहा कि मैं 2 दिन बाद इस्लामाबाद आ रहा हूँ, मैं आकर हिसाब करता हूँ कि ये क्या माजरा है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे रात से डर लगने लगा। वो शख्स मेरी आंखों के आगे से जा ही नहीं रहा था। मेरे घर के बिल्कुल पास में ही एक जनरल स्टोर था जिसका मालिक हमारा पड़ोसी था। मेरी बहन ने मुझे वहाँ से कुछ सामान लेने भेजा। रात का वक्त था और वो दुकान घर के बिल्कुल पास ही थी, तो मैं चला गया। जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा तो देखा कि दुकान वाला भाई सामने से आ रहा। मैंने सलाम किया तो उसने मुझे बहुत ही गुस्से से देखा और बगैर जवाब दिए चला गया। मैं भी दुकान की तरफ चला गया, लेकिन जब मैं दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान वाला तो अपनी शॉप पर ही था। मैंने फ़ौरन बाहर देखा तो वो शख्स खड़ा मुझ पर हंस रहा था। मैं शदीद कांपने लगा। दुकान वाले भाई ने मुझे बिठाया और पानी पिलाया। मैंने उससे दरख्वास्त की कि मुझे घर तक छोड़ दे। उसने मुझे मेरे घर छोड़ा और आते ही मुझे शदीद बुखार हो गया। मेरे घर वाले भी बहुत परेशान हो गए, लेकिन अगले ही दिन मेरे मामू हमारे घर आए। इन्होंने मेरा हिसाब किया तो इन्होंने बताया कि जब मैं काम से वापस आ रहा था, इस रात मेरे टक्कर एक मखलूक से हुई जो कि उस मखलूक के बुजुर्ग थे, जिसकी वजह से वो चीज़ मुझे परेशान कर रही है। मामू ने कुछ कलाम पढ़ा और मुझे चक्कर आना शुरू हो गया, यहाँ तक कि मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मामू ने कुछ दम किया हुआ पानी मुझे दिया और उसे पीने को कहा। मामू और मेरे भाई ने रात के वक्त एक काला बकरा उसी मैदान में जाकर छोड़ा और मेरे भाई ने बताया कि जैसे ही इन्होंने बकरा वहाँ छोड़ा और कुछ कदम आगे चले, पीछे मुड़कर देखा तो बकरा गायब था। मामू ने पीछे ना देखने को कहा और दोनों घर आ गए। वो मैदान एक शॉर्टकट था जिससे मैं जल्दी अपने घर पहुंचता था। मामू ने मुझे कहा कि आज के बाद तुम रात को उस रास्ते से नहीं आओगे। अदनान भाई, आज 5 साल हो गए, मैं आज तक रात के वक्त उस मैदानी इलाके से फिर नहीं गुजरा और ना ही उस मखलूक ने मुझे दोबारा परेशान किया। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या था। इसके बाद मेरे साथ ऐसे बहुत से वाक़यात हुए जो कि फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्कान है और मैं आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं तकरीबन 3 महीने से आपका चैनल देख रही हूँ। आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ मुझे बहुत पसंद है, जिससे कहानियों का मज़ा दुबाला हो जाता है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ भी बहुत से वाक़यात हुए, इनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वाक़या कुछ इस तरह का है कि बचपन में जब मैं कश्मीर में ही रहती थी तो काफ़ी दफ़ा मेरे साथ ऐसे वाक़यात हुए, लेकिन इस वक्त मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आती थी कि ये सब क्या है। लेकिन कुछ अर्सा बाद हम रावलपिंडी शिफ्ट हो गए। मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, तो वो 2 या 3 महीने बाद घर आते थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरा ना कोई भाई है और ना ही बहन। जब वालिद साहब घर पर नहीं होने तो मैं और मेरी वालदा अकेले होते थे। पहले तो कुछ अरसे हम किराए के मकान पर रहते थे और वहाँ मैं अपनी माँ के साथ ही सोती थी। लेकिन एक दफ़ा मेरे इम्तिहानात हो रहे थे और माँ के कमरे में टीवी लगा हुआ था, इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रही थी। तकरीबन 11 बजे मैं उठकर दूसरे कमरे में चली गई। मेरा मैथ्स का पेपर था और मैं पढ़ाई में बहुत मगन थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि दरवाजे से कोई मुझे देख रहा है। मैं बताती चलूँ कि मेरे साथ ये चीज़ कुदरती तौर पर है कि मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी महसूस हो जाती। अगर मैं किसी पुरस्कार जगह से गुज़रती हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ कुछ है। तो इस दिन भी ऐसा ही हुआ। जब मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है तो साथ ऐसा लगा कि कोई छोटा बच्चा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अकेलौती हूँ और मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी वालदा ही होती हैं। पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने हैंड फ्री लगा ली और दोबारा पढ़ाई करने लगी।
लेकिन मुझे फिर लगा कि नहीं, वो है और शरारतें कर रहा है जैसे कोई 3 या 4 साल का बच्चा हो। मैंने वक्त देखा तो रात का 1 बज रहा था। मैं तहज्जुद के पाबंद हूँ और काफ़ी अरसे से तहज्जुद पढ़ती हूँ, तो मैंने सोचा कि इशा भी नहीं पढ़ी और तहज्जुद भी बाकी है तो वो पढ़ लेती हूँ, इससे मुझे थोड़ा वक्फा भी मिल जाएगा। मेरी वालदा अभी जाग ही रही थी लेकिन दूसरे कमरे में थी। खैर, मैंने वज़ू किया और नमाज पढ़ने लगी। मैं इशा के वितर पढ़ रही थी और आखिरी रकात में बैठी हुई थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है, लेकिन मैंने सोचा कि ये शायद शैतान का वसवसा है। फिर जब उस बच्चे ने उछल कूद शुरू की और मेरी नमाज में खलल डालने लगा तो दिल में खौफ सा महसूस हुआ। फिर जब मैं दरूद पढ़ने लगी तो मैंने आवाज़ थोड़ी ऊंची की और वो बच्चा थोड़ा सहम सा गया और पीछे मेरी कमर पर सर रख कर मेरी चादर पर बैठ गया। अब मैं सलाम फेर चुकी थी नमाज का, लेकिन उठ नहीं पा रही थी क्योंकि वो मेरी चादर पर बैठा था और मेरे खौफ की इंतहा नहीं थी। यकीन करें, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी कि मैं चीखूं। अब मैं हिम्मत करके एकदम उठकर खड़ी हुई कि बाहर भाग जाऊं। जैसे ही मैं उठी और खड़ी हुई तो ऐसा लगा मेरे चादर से कुछ गिरा है, और जैसे ही वो गिरा मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पंखा चल रहा था, लाइट नहीं गई थी। मैं पागलों इतना स्विच बोर्ड पर हाथ मार रही थी कि लाइट ऑन हो, मगर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर अचानक मुझे सब कुछ नज़र आने लगा और मैं वहाँ से भाग गई। मेरी वालदा नींद में थी। मैं जाकर उनके पास लेट गई। पूरी रात ना मुझे नींद आई और ना ही मैं पढ़ सकी। इस घर में छोटे छोटे वाक़यात होते रहते थे, लेकिन वो वहम की तरह लगते थे। बात थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं एक और बात बताना चाहूँगी। उन्हीं दिनों में हमारे घर की तामीर चल रही थी। कुछ वक्त बाद हमारा अपना घर बन गया और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के कुछ वक्त बाद मेरे वालिद साहब रिटायर हो गए और वो घर में ही होते थे। मैंने भी अलहदा कमरा ले लिया था और अब मैं वालदा के पास नहीं सोती थी। वहाँ उस घर में तो ऐसे कोई असरात नहीं थे, लेकिन एक दफ़ा 2020 की बात है, कुर्बानी के दिन चल रहे थे। वाली साहब तकरीबन 10 दिन पहले बकरा ले आए थे और वो छत पर ही होता था, लेकिन चांद रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। आंधी वगैरह का मौसम था, तो मेरे कमरे के पीछे एक गैलरी है। रात को हम बकरे को नीचे ले आए। मौसम की वजह से उस दिन लाइट चली गई तकरीबन मगरिब से पहले। तेज़ हवा की वजह से और रात को 11 बजे के करीब यूपीएस भी डेड हो गया था। अब पूरे घर में मुकम्मल अंधेरा था। बस जब बिजली चमकती थी तो पूरा घर 1 सेकंड के लिए रोशन होता था और फिर मुकम्मल अंधेरा। गर्मी की वजह से अब्बू बाहर लाउंज में सो रहे थे और मेरे कमरे से वो बाहर नज़र आ रहे थे सोते हुए। तकरीबन 12:30 तक हम सब सो चुके थे। तकरीबन 1:40 का वक्त हो रहा था जब मुझे अपने पाँव पर पानी के कतरे महसूस हुए। मैं गहरी नींद में थी। आंखें बंद किए सोचा कि शायद बारिश बहुत तेज़ है और गैलरी से बारिश के कतरे पड़ रहे हैं। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि गैलरी मेरे सर की जानिब है और पाँव तो दूसरी तरफ हैं, तो मुझे अजीब लगा। लेकिन मैं नींद में थी और आंखें नहीं खोली। अभी मैं यही सोच रही थी कि फिर से मेरे पाँव पर पानी गिरा। अब मुझे लगा कि फजर का वक्त हो गया और शायद अब्बू उठे। अब्बू जब उठते थे तो वज़ू करके मेरे कमरे में आते थे मुझे जगाने के लिए। मेरे पाँव वाली जानिब ड्रेसिंग टेबल है, तो वो मुझे जगाते हुए बाल ब्रश करते थे और अक्सर इनके बालों से पानी के कतरे मेरे पाँव पर गिरते थे। उस वक्त भी मुझे यही लगा। खैर, तकरीबन 10 मिनट गुजर गए और किसी ने मुझे नहीं जगाया। जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे किसी ने नहीं उठाया तो मैंने हल्की सी आंख खोली तो मैंने देखा कि मेरे कमरे में कोई नमाज पढ़ रहा है। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि अब्बू मेरे कमरे में क्यों नमाज पढ़ रहे हैं। वो तो मस्जिद जाया करते थे। फिर सोचा कि शायद बारिश की वजह से नहीं गए, लेकिन फिर ये ख्याल आया कि मेरे कमरे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब मैं सो रही होती हूँ तो अब्बू बहुत ख्याल करते हैं कि मेरी नींद ख़राब ना हो, और जब तक मैं खुद दरवाज़ा ना खोलूँ कमरे में कोई नहीं आता। खैर, मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैं हल्का सा उठी। जब मैं उठी तो देखा कि जो शख्स खड़ा है वो मुकम्मल सफ़ेद लिबास में। शक्ल नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ दुआ की हालत में था और सर पर सफ़ेद टोपी थी और उसके हाथ में बाल की तरह का कुछ था जो चमक रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये अब्बू हैं या कुछ और।
मैं घर में अंधेरा था, लेकिन जब मेरी नज़र बाहर पड़ी तो देखा कि अब्बू लाउंज में सो रहे हैं। बस ये देखना था कि मेरे जिस्म से जान निकल गई। मेरा बीपी लो होने लगा। खौफ से मेरी आवाज़ें बंद हो गईं। मैं पूरी ताकत से चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। मेरे होंठ खुश्क हो चुके थे सांस ना आने की वजह से, और मेरी आंखों से पानी बह रहा था। जब मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई तो वो शख्स, वो मखलूक मेरी तरफ आने लगी। जब वो आने लगी तो मुझे सब धुंधला नज़र आने लगा, लेकिन जब वो मेरे बहुत करीब आ गई तो मेरी आंखें और सांस दोनों बंद होने लगे। अचानक मुझे अपने सर पर हाथ महसूस हुआ। उसके बाद मेरी सांसें नॉर्मल होने लगी। फिर कमरे में अचानक रोशनी फैल गई और ऐसा महसूस हुआ कि वो मखलूक गैलरी की तरफ चली गई है। उस बात का सबूत बकरे की आवाज़ ने दिया। अचानक से बकरा खड़ा हो गया, रस्सी तोड़ने की कोशिश करने लगा। ये सब बहुत खौफनाक हो चुका था और मैं एकदम से बेड से उठी, ज़मीन पर गिरी, लेकिन मैं नहीं रुकी। मैं भागकर मम्मा के पास गई और बस उनको बोला कि कोई है अंदर, और फिर मैं बेहोश हो गई या सो गई, मुझे कुछ नहीं पता। अगले दिन ईद थी और मुझे बहुत तेज़ बुखार था। मेरा जिस्म टूट रहा था और सर फट रहा था और बस रोने को दिल कर रहा था। दिल पर बोझ सा महसूस हो रहा था। सुबह मैंने मामा को सारा वाक़या बताया। इन्होंने मस्जिद के मौलवी साहब को बताया। इन्होंने मुझे दम किया और बताया कि वो अल्लाह की ख़ास मखलूक थी, नुकसान देने नहीं आई थी, लेकिन उसने मुझे देख लिया था और उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से ये सब हुआ। अगर मैं चीख चिल्ला लेती या उससे बात कर लेती तो शायद मैं ज़िंदा ना रहती। खैर, हम अभी भी इस घर में हैं। किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे अक्सर छोटी मोटी चीज़ें महसूस होती हैं, लेकिन नुकसान कभी नहीं हुआ। शायद घर में कुछ नहीं है, मुझे ज़्यादा महसूस होता है और बहुत जल्दी हो जाता है। इसीलिए यही थी मेरी कहानी जो मैं आपके चैनल पर शेयर करना चाहती थी। बताने को बहुत कुछ है, लेकिन बात बहुत लंबी हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।